नमस्कार, सार्थ में आप सबों का स्वागत है। मैं अविनाश पांडे। आज बात करते हैं नालंदा में होने वाले 7वें चरण के लोकसभा चुनाव को लेकर। इस चुनाव को लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियां पूरे दमखम के साथ जुटी हुई हैं। कई बड़े बड़े नेताओं का आगमन नालंदा में हो चुका है, होने वाला है। आज हम नालंदा के वरिष्ठ पत्रकार रजनीकांत जी से इन्हीं सब मुद्दों पर विशेष बातचीत करेंगे। उनका क्या आकलन आता है, क्या वो समझते हैं चुनाव को लेकर, कौन सी पार्टियां जो हैं मतदाताओं को अपने पक्ष में करने में विजय हासिल होती हैं। इन्हीं तमाम मुद्दों के साथ हम बातचीत करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, जो रविवार को बिहार शरीफ आए, श्रम कल्याण मैदान से एक बड़ी जनसभा को संबोधित किए। उस संबोधन में जेपी नड्डा ने किन किन तरह की बातें पब्लिक के सामने रखी, इसका क्या मायने निकलता है, इसके संबंध में हम रजनीकांत जी से बात करते हैं। अविनाश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। पहले तो आप पूरे कवरेज को देख रहे थे, समझ रहे थे और आप वहां पर मौजूद थे। जी जी। तमाम समीकरण को एनालिसिस करने के लिए बहुत नजरिया होता है, बहुत चीज देखना पड़ता है। पहले तो इसमें स्पष्टता हो जाए दर्शकों को कि आपने जिस जेपी नड्डा को कल सुना है, उनके भाषण में, प्रधानमंत्री के भाषण में, और जो अन्य पार्टी दूसरे पर हमलावर हो रहे हैं, उसको आप किस रूप में देखते हैं। फिर आगे की एनालिसिस को हम लोग आगे बढ़ाएंगे और फिर हम बताएंगे कि मेरा अपना क्या एनालिसिस है या मेरा अपना क्या अनुभव है इस पे। मगर जेपी नड्डा को आपने सुना, आपने समझा है, क्या समझ पाए हैं और क्या सुन पाए हैं। जेपी नड्डा जी के भाषण में मैं वहां पे था, रजनीकांत जी मौके पे। उनके भाषण का जो शुरुआती करीब 14 मिनट जो वो अपना संबोधन किए हैं, वो सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार द्वारा आम जनमानस को लेकर किए गए तमाम सकारात्मक बातों पर वो फोकस डालें। कहीं पे बीच में कोई भी विपक्षी पर वो कोई तीखा प्रहार नहीं किए। बहुत अच्छी अच्छी बातें रखी, लोगों ने बहुत गौर से सुना, जिसमें प्रधानमंत्री निधि सम्मान योजना, प्रधानमंत्री अन्न योजना, लज्जा घर, सोलर सिस्टम के संबंध में उन्होंने बताया। शिक्षा के क्षेत्र में बोधगया में कैंपस यूनिवर्सिटी जो खुला, उसके संबंध में उन्होंने बातें रखी। ये सब बातें जो रखी, उससे जो मैंने वहां देखा कि पब्लिक काफी ज्यादा मोटिवेट हुई। अब आप बताइए, आप कैसे लेते हैं? देखिए, दो चीजें, भाषण तो फिक्स है, एजेंडा भी फिक्स है, भाषण भी फिक्स है। हर कोई जानता है कि जो आदेश केंद्रीय पार्टियों का होता है आला कमान से, उतना ही वो अब संदर्भ रख पाते हैं। जहां तक मुझे लगता है कि जो गिरावट आ रही थी पिछले कई महीनों से, आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री हो या अमित शाह हो, गृह मंत्री हो, या कोई भी बड़े नेता हो, नीतीश कुमार हो, तेजस्वी हो, कांग्रेस के राहुल गांधी हो, हर कोई का जो स्तर था चुनाव में, चुनावी भाषण में, वो गिरता हुआ दिखा था। चुनाव चला मंगलसूत्र से, चुनाव चला टिकली से, चुनाव चला मतलब जो धार्मिक कार्ड है उससे, और अंत किससे हो रहा है? मुजरा से हो रहा है। राजद पे प्रहार करते हैं मोदी, फिर कहते हैं कि तेजस्वी जी जो हेलीकॉप्टर से आप घूम रहे हैं, चुनाव का वक्त खत्म होगा, आप जेल चले जाएंगे। तो ये पूरे जो बिहार की लड़ाई चल रही है, अब मोदी वर्सेस तेजस्वी चल। आप इस चीज को अगर बहुत गंभीरता से समझेंगे तो तेजस्वी यादव की जो पॉलिटिकल जो फिगर रहा है, उसमें बहुत चमक देखने को मिलेगा। क्योंकि अब पूरे बिहार में जितने बड़े नेता आ रहे हैं, वो टारगेट किसको कर रहे हैं? लालू यादव, टारगेट कर रहे हैं तेजस्वी यादव। राजद से ही अपने आप को वो मान के चल रहे हैं कि मेरी लड़ाई है। तो दो चेहरा बिहार में उभर कर आया है। नो डाउट तेजस्वी यादव दर्द से भी कराते हैं, दवा लेते हैं और फिर जनसभा में वो पूरा अग्रेसिव होकर रहते हैं। इधर मोदी जी भी लगातार आ रहे हैं, अमित शाह भी आ रहे हैं, बड़े बड़े नेता आ रहे हैं, जेपी नड्डा भी आ चुके हैं। मगर इन तमाम लोगों के बीच में जेपी नड्डा संयमित दिखे, जेपी नड्डा हमलावर हुए मगर मर्यादित होकर। तो ये चीजें मुझे समझ में आ रही थी, क्योंकि नालंदा में बहुत ज्यादा एग्रेशन या बहुत धार्मिक कार्ड नुकसानदेह हो सकता है। अब कारण ये स्पष्ट समझना होगा कि नालंदा में नीतीश कुमार का अपना गृह जिला है। नीतीश कुमार का कद जो है नालंदा में बहुत बड़ा है। बिहार की राजनीति में चाणक्य है, नालंदा से उनका प्रेम है और सबको पता है कि नालंदा की धरती पर उनको हिंदू भी चाहता है और मुसलमान भी चाहता है, क्योंकि उन्होंने किया है।
और सब इस चीज को स्वीकार करते हैं कि नीतीश कुमार चाहे किसी भी दल के साथ गठबंधन हो जाए, व्यक्तिगत तौर पर उनकी जो पार्टी है कभी भी किसी के विरोध में खड़ी नहीं होती है। एक तो प्लस पॉइंट ये रहा। दूसरा है कि नालंदा हमेशा से उनका सबसे जो कहता है कि अगर बहुत प्रेम कहीं से है तो नालंदा से है, नालंदा के लोगों से। तो यहाँ पर कोई भी कार्ड खेलने की आवश्यकता किसी बड़े नेता को नहीं। आज तो खुद नीतीश कुमार नालंदा में जी, तो वो रोड शो भी करेंगे। तो वही मैं बताना चाह रहा था कि नालंदा में किसी के दहाड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ नीतीश कुमार का कद ही काफी है। तो जो भाषा का प्रयोग होना चाहिए था वो जेपी नड्डा में दिखा। इसलिए मैं कहता हूँ कि संयमित बोली जो होता है, आप देखिए पक्ष और विपक्ष अलग बात है, जीत हार के लिए मुद्दा का होना बहुत अच्छी बात है। आपने कहा प्रधानमंत्री के कार्यों को और विकास कार्यों को उन्होंने गिनाया। बिहार रोजगार चाहता है, बिहार फैक्ट्री चाहता है, बिहार स्वरोजगार चाहता है, बिहार सुशासन चाहता है, बिहार नए विकल्पों को चाहता है। आप अन्य चीजों को भूल जाइए, बहुत बड़ा मुद्दा नहीं। मुद्दा है रोजगार कैसे सृजन होगा। आप इस पे लड़िए आकर, हर पार्टी को लड़ना चाहिए, चाहे तेजस्वी हो, चाहे नड्डा जी हो, चाहे कोई भी हो। हर पार्टी रोजगार की बात करे, ब्लूप्रिंट पेश करे, कैसे आप रोजगार दिलाएंगे। बहस बड़े चैनलों पे इस बात का होना चाहिए कि हमारा जिला है, मैं संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ने जा रहा हूं, मेरा ये ब्लूप्रिंट है युवाओं के लिए। अगर किसी जिला में ऐतिहासिक संदर्भ है तो इतिहास को, विरासत को कैसे रोजगार का जरिया बनाएंगे, पर्यटन का जरिया बनाएंगे, आप उसको इंडस्ट्री कैसे बनाएंगे। अगर आप राजगीर में हैं तो पर्यटन के बहुत सारी संभावनाएं हैं, उसको आप कैसे मुद्दा बनाएंगे, उसको आप कैसे इंडस्ट्री बनाएंगे, कैसे रोजगार से जोड़ेंगे, कैसे वो आजीविका का साधन बनेगा। बहस इस पे होना चाहिए। रोजगार की बात जहां तक आपने कही, बहुत अच्छी बात आपने कही, बहुत अच्छा प्रश्न रखा। जेपी नड्डा जी के संबोधन में रोजगार की बात तो प्रत्यक्ष रूप से सामने कहीं नहीं आई, लेकिन आत्मनिर्भर लोग कैसे बने इस पे उन्होंने बखूबी कहा। जैसे उन्होंने एक उदाहरण दिया कि आने वाले दिनों में अगर नरेंद्र मोदी थर्ड टर्म में आते हैं, एक छोटा सा उदाहरण उन्होंने दिया, तो एक सोलर लाइट योजना का वो लाए हैं प्रोजेक्ट, बहुत अच्छा, जिसमें उन्होंने कहा है कि जैसे तमाम पार्टियां, कुछ पार्टियां कहती हैं कि हमारी गवर्नमेंट आई तो हम बिजली 200 यूनिट फ्री कर देंगे। वो इसको इस तरह से जेपी नड्डा साहब बोले कि अगर नरेंद्र मोदी आते हैं थर्ड टर्म में तो सोलर लाइट योजना वो ला रहे हैं, जिसका मायने यह होगा कि लोग अपने छतों पर सोलर प्लेट लगाएं, जितनी बिजली वो खपत कर रहे हैं उतनी करें, जितनी बिजली बचती है वो बिजली सीधे ग्रिड को जाएगी, यानी गवर्नमेंट को जाएगी, और उसका पैसा आपको मिलेगा। तो इससे क्या लोग अट्रैक्टिव नहीं होंगे? अविनाश जी, हम बार बार कहते हैं मुद्दों की राजनीति मुद्दों की होनी चाहिए, स्कीम की राजनीति स्कीम की होनी चाहिए। स्टार्टअप इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, ये जो स्कीम चला, आपको याद होगा बिहार में रोजगार मेला लगता है बहुत बड़े पैमाने पे। हम ये छाप देते हैं कि 700 लोगों को रोजगार मिला, मगर ये नहीं छाप पाते हैं कि 700 लोगों का 6 महीने के बाद हाल क्या हुआ, रोजगार में है भी कि नहीं है, क्या दूसरे महीने कंपनी निकाल दी। स्टार्टअप इंडिया शुरू हुआ, फोटो सेशन सब कुछ हुआ, वो स्टार्टअप इंडिया एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। मैं किसी पे आरोप नहीं लगा, हमारा कहना है कि अब किसी चीज की शुरुआत हुई तो वो मुकम्मल हो, अंजाम तक पहुंचे। आगाज किया है तो अंजाम तक पहुंचे। रोजगार के महीने सिर्फ सरकारी नौकरी नहीं होता है, बिल्कुल आप स्किल्ड बनाए, लोगों को आत्मनिर्भर बनाए, कैसे होगा। पूरे बिहार की मैं बात करता हूँ, एजुकेशन का जो स्तर है वो किसी से छिपा हुआ नहीं है। आप बच्चों को रोजगार तभी देंगे जब स्किल्ड होगा। स्किल्ड के लिए कम्युनिकेशन का होना बहुत जरूरी है, और कम्युनिकेशन के मामले में बिहार कितना पिछड़ा हुआ है ये आप भी समझ पाते हैं। आप प्लेसमेंट नहीं है, कॉलेजेस में बच्चा MBA कर रहा है, BCA कर रहा है, BBM कर रहा है, डिग्री लेकर बाहर निकल रहा है, नौकरी नहीं है। नौकरी क्यों नहीं है? स्किल्ड नहीं है। स्किल्ड क्यों नहीं है? वैसा आप माहौल नहीं बनाए। आप IIM की तुलना कर रहे हैं, IIM का इन्वायरमेंट आप नहीं दे पा रहे हैं, वातावरण नहीं है, लोगों के पास एक्सपोजर्स नहीं है, आपके पास प्लेसमेंट सेल नहीं है, आप डिग्री दे रहे हैं। तो आप डिग्री के साथ साथ बच्चों को स्किल्ड भी बनाए। मैं इस पक्ष में कभी नहीं रहा कि सरकारी नौकरी को ही हम सरकार की नौकरी मानेंगे, नहीं। हम नौकरी इसको भी मानते हैं जो हम कर रहे हैं, ये भी नौकरी है, जर्नलिज्म भी नौकरी है, तमाम चीजें हैं। तो ये स्कीम वाला जो है ना, इससे भारत को मुक्त होना चाहिए। स्कीम की जगह स्किल की बात हो, मुफ्त की जगह
आप इतना कैपेबल बना दे लोगों को कि वो परचेज करने की परचेजिंग कैपेसिटी हो जाए उसकी। आप उस भारत की बात क्यों नहीं करते? ये भावना सपना, चाहे वो एनडीए दे चाहे राहुल गांधी दे, इंडी गठबंधन दे, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है चेहरा कौन है। फर्क इस बात का पड़ता है कि देश का माहौल कैसे अच्छा होगा ना। देश की चिंता, अगर कोई मोदी को गलत कहता है तो मैं कहता हूं कि फिर आप राहुल गांधी ने 60 साल क्या किया, उनके मतलब पार्टियों ने, हम उनकी बात तो नहीं करेंगे। आत्मनिर्भर तो आप तब भी बना सकते थे, नहीं बना पाए ना। आप गिनाते एम्स खड़ा कर दिया, आपने गिनाया IIM खड़ा कर दिया, तमाम चीज हम स्वीकार करते भाई, आपके पास सत्ता रही है, लोग आपसे उम्मीद करेंगे। आज नरेंद्र मोदी के पास सत्ता है तो लोग उनसे उम्मीद करते हैं, तो सवाल भी उन्हीं से पूछा जाता है जो सत्ता में रहते हैं। आज लोग नरेंद्र मोदी से पूछ रहे हैं, मगर आप अपनी जवाबदेही से मुक्त नहीं हो सकते ना, क्योंकि लंबे अरसे तक कांग्रेस का राज रहा है। तो हर कोई शिक्षित क्यों नहीं हुआ, हर कोई के पास रोजगार क्यों नहीं हुआ, हर कोई स्किल्ड क्यों नहीं हुआ, वो भी तो आपको बताना पड़ेगा ना। रोजगार एक कॉम्प्लिकेटेड मुद्दा तो है ही, बिल्कुल सही बात। सुरक्षा भी है ना अविनाश जी। हाँ, इसमें सुरक्षा भी है और ये बहुत बड़ा मुद्दा है, और ये मुद्दा आज से नहीं काफी जमाने से चला रहा है। अब देखिए, जो आते हैं कहते हैं लालटेन युग नहीं चाहिए, LED चाहिए, जंगल राज की बात करते हैं, तो जंगल राज में आप ही रहे ना, यही करना होगा ना। सुरक्षा की बात करते हैं, महिला भी सुरक्षित नहीं तो पुरुष भी कहाँ सुरक्षित। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर बिहार सरकार बहुत अच्छा काम की है, खास बिहार से। तो इसलिए तो मैंने कहा कि नालंदा में आकर के फिर इधर उधर की बात नहीं करे लोग, नीतीश कुमार ही काफी। ये देखने की बात है, 2005 के बाद जब सत्ता परिवर्तन बिहार में हुआ, नीतीश जी ने बहुत अच्छा काम किया महिलाओं की सुरक्षा को लेकर। आज महिला थाना खुला हुआ है, तमाम थानों में महिलाओं की पदस्थापना है, सबसे ज्यादा है। 112 डायल जो निकाला गया अभी हाल फिलहाल, उसमें भी महिलाएं हैं। 112 की बात करें आप, देखिए नालंदा को तो अगर कहा जाए मिनी राजधानी तो कुछ गलत भी नहीं होगा। मुख्यमंत्री का अगर वो गृह जिला है, मुख्यमंत्री ने क्या नहीं दिया जिला को। आप गंगा जल योजना को देख लीजिए, आप पर्यटन की तमाम संभावनाओं को देख लीजिए, जू सफारी देख लीजिए, नेचर सफारी, जो बिहार का कोई बड़ा प्रोजेक्ट रहा है, जब मॉडल रहा है, वो नालंदा से शुरू हुआ है। तो अगर नीतीश कुमार के व्यक्तित्व को वोट लोग कर रहा है तो समझिए कि उन्हीं को कर रहा है। कौशलेंद्र जी, कहीं कोई दो राय नहीं है, जो नीतीश कुमार के चेहरा को देख के ही लोग वोट कर रहे हैं, ये बिल्कुल सही है। अच्छा, आखिर क्या जरूरत पड़ गई कि नालंदा में अभी नीतीश कुमार जी भी आए हुए हैं, उनका रोड शो भी हिलसा क्षेत्र में चल रहा है, तो क्या लोग आश्वस्त नहीं है? कौन सा दल आश्वस्त है कि जिसकी जीत यहाँ से पक्की है? क्या लगता है आपको? देखिए, कोई दल आश्वस्त कैसे कोई हो सकता है? नालंदा में नीतीश कुमार जीत की गारंटी है। संदीप सौरभ भी कोई कमजोर कैंडिडेट नहीं। संदीप सौरभ माले से हैं, JNU से पढ़े हैं, दम है बंदे में। बिल्कुल बिल्कुल। और अगर आप प्रोफाइल या कैंडिडेचर की बात करें तो मजबूत स्थिति में। जिसकी स्थिति यहाँ पर ये है कि जैसे लोग केंद्र में मोदी का चेहरा देखते हैं, बिहार में हम लोग नीतीश कुमार को ही प्रोजेक्ट करते हैं कि ये एक चेहरा है बिहार के लिए। और आज बिहार का जैसा आप बात कर रहे हैं, बिहार में नो डाउट बहुत अच्छा काम हुआ है, तो नालंदा में भी वही चेहरा काम करेगा, वो नीतीश फैक्टर है। माले के प्रत्याशी संदीप सौरभ की बात आपने अभी कही, अभी पिछले दिनों उनका एक इंटरव्यू हम देखे, उनकी तमाम बातें मुझे बहुत अच्छी लगी, मुझे क्या आम लोगों को भी अच्छी लगी होगी, जिसमें खास करके जो विस्थापित कॉलोनी बना है राजगीर में आयुध फैक्ट्री के पास में, जिसके जमीन पर उतना बड़ा आयुध फैक्ट्री बना, जिनका जमीन था वो बता रहे हैं कि जमीन छीन ली गई, इसके बदले ना उनको कोई उचित मुआवजा मिला, ना उसमें कहीं कोई नौकरी की भागीदारी भी मिली। ये उनका मुद्दा हमको बहुत अच्छा लगा। क्या लगता है आपको? मुद्दा तो सब अच्छा लगता है, सत्यापित करना पड़ता है। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी का पढ़ा हुआ बंदा है, वो एक संघर्ष करके आया है। अब किसी संस्थान से किसी की विद्वता नापी जा सकती, ना की जा सकती है। बहुत सारे IAS IPS जितने भी आप देखते होंगे समाज में, कोई सरकारी स्कूल से पढ़े हैं, सबकी किस्मत अच्छी नहीं रही है। बहुत सारे लोगों ने अपने घर पे रह करके तैयारी की IAS। ये यूनिवर्सिटी से पढ़ना एक बात है, ये आपकी बौद्धिक क्षमता का परिचायक है, और राजनीतिक स्तर पर उस चीज को लाना, क्या कैम्ब्रिज से पढ़ करके लोग और हार्वर्ड और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़कर बिहार में और देश की राजनीति में नहीं है क्या? बिल्कुल है ना, जरूर है। मगर सोच जो है जब पॉलिटिकल होने लगता है, जब सोच सत्ता की ओर जाने लगता है, जब सोच
सत्ता हासिल करने की ओर जाता है, तब वो डिग्री काम नहीं करता है, फिर आप का जो स्ट्रेटजी है, स्टंटबाजी, वही काम करता है। तो आप बताइए ना, एनडीए की इतनी सभाएं नालंदा में हुई, कल जेपी नड्डा जी की हुई, बहुत अच्छी बात है, मर्यादित शब्दों का प्रयोग किया। सिर्फ वो जो कार्य हुए, नरेंद्र मोदी जी ने जो काम किया, अच्छा काम किया, उन्हीं को गिनाए या भुनाए, लोगों को बताए। लेकिन जो और जो मुद्दे हैं, खास करके नालंदा को लेकर, उस पर उन्होंने कुछ नहीं कहा। अभी कुछ देर पहले तो आपको बताया, ब्लूप्रिंट है क्या किसी पार्टी के पास? क्या कांग्रेस के पास है? क्या इंडी गठबंधन के पास है नालंदा को लेकर के? क्या है आपके पास? एयरपोर्ट पास हो चुका है, रेलवे की कनेक्टिविटी है, और महानगरों से कनेक्टिविटी हो, इसके लिए प्रयास करना चाहिए। यूनिवर्सिटी की रिवाइवल हो गई, गंगा जल यहाँ है, पर्यटन के तमाम बड़े बड़े स्कोप्स यहाँ पे हैं, आयुध कारखाना नालंदा में है, रेल कोच कारखाना नालंदा में तो सब कुछ हुआ है। मगर जो बेसिक चीज पे हम बार बार बात कर रहे हैं आपको, कि पर्यटन उद्योग नहीं बन पाया, पर्यटन आजीविका का साधन नहीं बन पाया, इसके राजस्व को आप विकास में नहीं यूज कर पाए, तो ये पर्यटन ही सबसे बड़ा मुद्दा है नालंदा के लिए। और रोजगार से कैसे जुड़ता? अगर पर्यटन का बहुत बड़ा हब होता तो आज बच्चा जो टूर एंड ट्रेवल मैनेजमेंट करके आया था, गाइड की नौकरी कर रहा होता, आजीविका का साधन बन रहा होता, एक स्टैंडर्ड लेवल का आपके पास जगह होता। जिस रफ्तार में आप वैष्णो देवी जाते हैं, आप जिस रफ्तार में आप तिरुपति जाते हैं, जिस रफ्तार में आप शंकर नेत्रालय जाते हैं मेडिकल टूरिज्म के लिए, सब टूरिज्म का जितना विकल्प है पूरे हिंदुस्तान में, सारा विकल्प राजगीर में। आप एक अच्छे विश्लेषक हैं, तो ये बताइए क्या मुद्दा है इस बार चुनाव का, लोकसभा चुनाव खास करके नालंदा को लेकर, इंडी वर्सेस एनडीए, एनडीए के पास क्या मुद्दा है? हम तो अभी तक के भाषण में कोई मुद्दा वगैरह के बारे में कुछ सुने नहीं। हाँ, अच्छा है, इंडी के पास है मुद्दा, क्या? वो मुद्दा गिना रही हैं। अभी मैंने कुछ देर पहले मैंने आपसे कहा, माले प्रत्याशी संदीप सौरभ जिन मुद्दों पे चुनाव लड़ना चाह रहे हैं, जिन मुद्दों को लेकर वो चुनाव लड़ रहे हैं, विस्थापित यहाँ का बहुत बड़ा मुद्दा है रजनीकांत जी। नालंदा नीतीश जी का गढ़ है, सब लोग जानते हैं, उनकी छवि बहुत अच्छी रही है, आज भी बहुत अच्छी छवि है, शुरू से ही देखा गया अच्छी छवि है। नीतीश जी बीजेपी के साथ चुनाव लड़ रहे हैं, क्या लगता है इस बार आपको कैसा टसल रहेगा? टसल तो रश में है, विकास कोई मुद्दा नहीं रहेगा, पूरे देश में किसी का मुद्दा नहीं है, तो नालंदा की बात क्यों कर रहे हैं? पूरे देश का मुद्दा विकास नहीं है, पूरे देश का मुद्दा रोजगार नहीं है, पूरे देश का मुद्दा, आप देखिए, हम 1 करोड़ नौकरी देंगे, अरे हमारा कहना हवा में बात ना करें, आप बताएं ना 1 करोड़ नौकरी कहां से ला कर देंगे? हम बार बार कह रहे हैं कि ब्लूप्रिंट तैयार करो और पब्लिक के बीच में जाओ, ये बताओ कि ये मेरे प्लानिंग्स है, इतनी नौकरियां ऐसे ऐसे आएंगी। आपके पास तो ब्लूप्रिंट है नहीं, कल हम जाएं बोले कि मेरा मुद्दा भाई ये है कि नालंदा के लोगों को 1-1 करोड़ रुपया दे दे, कहां से देंगे? सही बात। ब्लूप्रिंट चाहिए ना हिंदुस्तान के लोगों को, मोदी जी दे चाहे राहुल गांधी दे, ब्लूप्रिंट बताओ ना भाई। देश को सभी लोगों ने मिलकर मजाक बना कर रखा हुआ है, मुद्दा किसी के पास, मुद्दा विहीन राजनीति हो रही है, मुद्दा विहीन राजनीति। और नालंदा में खैर नीतीश कुमार ने बहुत काम किया है, इसलिए उनको क्रेडिट जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद रजनीकांत जी। रजनीकांत जी से हमारी कई मुद्दों पे बातचीत हुई, जिसमें साफ तौर पर उन्होंने कहा कि इस बार की राजनीति मुद्दा विहीन राजनीति प्रतीत होती है। रोजगार को लेकर बातचीत हुई, जिसमें उन्होंने कहा आत्मनिर्भर बनने की आवश्यकता है। तो देखते ही रहिए सार्थ। नमस्कार।